हेलो इन्वेस्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में। मेनली ये हमारी एक डेली एक्सरसाइज की तरह है कि हम डेली बैठ के कुछ ना कुछ स्टॉक की स्टडी करते हैं। तो आज मैं कोई मेरा एक स्टॉक मुझे समझ में आया है जो मुझे स्टडी करनी चाहिए, जो कि मेनली पाइपिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। उसको करेंगे, उसको उस स्टॉक की स्टडी करेंगे पूरी, उसका फंडामेंटल और जितना भी स्टडी का है हम करने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या इस स्टॉक में क्या किया जा सकता है, कि स्टॉक सच में अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, अभी क्या है, अभी की वैल्यूएशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी की स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। मेनली ये, जैसे मैंने बताया, कि पाइपिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका जो प्राइस है वो लगभग 1465 का चल रहा है, और आज लगभग ये अराउंड 1% उठी है। तो चलिए अब इसके हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देखते हैं। जैसे कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो अराउंड 40,000 करोड़ है, तो हमसे कह सकते हैं कि अच्छी खासी लार्ज मिड कैप कंपनी है। एंड इसका 52 वीक हाई 1870 का है, 52 वीक लो 1232 का है। तभी हम कह सकते हैं हाँ, कंपनी ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, मतलब अपने मीडियम प्राइस में चल रही है। स्टॉक का P 81.3 का है, जो कि आई थिंक ज़्यादा है, और इंडस्ट्री P 22.8 का है। तो अगर इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो अभी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में चल रही है, तो ये एक रेड फ्लैग हो गया यहाँ पे। कंपनी की बुक वैल्यू 135 रुपीज़ है। कंपनी बहुत कम डिविडेंड पे आउट करती है, 0.26% का। कंपनी का ROC ही 19.7% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी का ROE अराउंड 15% का, जो कि डिसेंट है। कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 की, मतलब कंपनी में काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट आ चुका है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है, जो कि बहुत हेल्दी है। एंड कंपनी के पास लगभग 3590 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। FIIs की लगभग 16.6% होल्डिंग है, DIIs की 17.5% होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 54.2% है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग, मतलब अराउंड 86-87% जो होल्डिंग है कंपनी की, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बस 11.4% है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर लगभग 233 करोड़ का डेब्ट है, जो कि इसके रिजर्व्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। कंपनी ने लास्ट ईयर जो EPS जनरेट करी है वो 18 रुपीज़ की है, कि प्रोमोटर की किसी भी तरह की होल्डिंग प्लेस नहीं है। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई प्राइस है लगभग 2454 रुपीज़ का है। कंपनी का पेग रेशियो अराउंड 40 का है। ओके, लास्ट ईयर में ज़्यादा रिटर्न नहीं आए हैं। लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने अराउंड 1300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। अगर एक साल में प्राइस देखा जाए तो कंपनी का एक साल से प्राइस गिरता ही गया है। 3 साल में देखा जाए तो 3 साल में प्राइस ऊपर गया था, लेकिन फिर ये लास्ट 1 ईयर से इसका प्राइस नीचे आ रहा है। अराउंड जून 2024 से इसका प्राइस गिरना शुरू हुआ है, और अभी तक गिर ही रहा है। अब हम इसका मीडियन P देखते हैं। मीडियन P बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। अगर इसका 3 साल का मीडियन P देखा जाए तो 93.6 का है, और अभी 81.3 का है। तो अगर हम इसके मीडियन P से कंपेयर करते हैं कंपनी के खुद से, तो अभी कंपनी नॉर्मल, यानी कि कह सकते हैं सस्ती वैल्यूएशन में चल रही है। अगर 5 साल का मीडियन P देखें तो 93.4 का है, तो हम कह सकते हैं अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी जो लास्ट 5 ईयर में इसकी वैल्यूएशन रही है उसके हिसाब से कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही है। ठीक है, उतने भी सस्ते नहीं ना, हाँ, लेकिन कह सकते हैं डिसेंट प्राइस पे चल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो जैसे जून 2022 में लगभग 1213 करोड़ की सेल्स किया था इन्होंने। फिर उसके बाद जून 2023 में इन्होंने 1283 करोड़ की सेल्स करी। फिर जून 2024 में लगभग 1384 करोड़ की सेल्स करी है इन्होंने। एंड उसके बाद इस बार जून 2025 में इन्होंने 1361 करोड़ की सेल्स करी है। मतलब हाँ, डिसेंट लेवल में इनके सेल्स बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार इस क्वार्टर में इनकी सेल्स थोड़ी सी कम हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट इनके अच्छे ही रहे हैं, लगातार बढ़ते ही गए। उतने बड़े मार्जिन पे इन्होंने अपनी सेल्स नहीं बढ़ाई, लेकिन हाँ, ऑन अ डिसेंट लेवल, अच्छे लेवल पे बढ़ता गया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उसी के हिसाब से बढ़ता गया है। देखा जाए तो पहले जून 2022 में 171 करोड़, जून 2023 में 202 करोड़, जून 2024 में लगभग 214 करोड़, और जून 2025 में लगभग 185 करोड़। तो इस बार इनकी थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार इनका कम हुआ है, जो कि थोड़ा सा रेड सिग्नल है। तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि क्यों इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं। और प्रॉफिट मार्जिन कम होने का मेन रीज़न है कि अभी जो यहाँ पे ग्लोबल सिनेरियोज जो चल रहे हैं वो भी का इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो 128, 162, 163 एंड 110। इस बार इनके प्रॉफिट भी काफ़ी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट भी इस बार इनका कम हुआ है। सो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि इस बार जो जून क्वार्टर था 2025 का, यहाँ पे इनकी सेल्स बहुत गिरी है। सेल्स कम होने का रीज़न क्या हो सकता है, ये अभी हम आगे और स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ऐसा कोई मेन रीज़न नहीं है शायद पूरी, क्योंकि ऐसा हुआ है कि पूरी इंडस्ट्री में ही थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया है, जो टैरिफ वॉर चलने लगी है, टैरिफ की वजह से तो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि इनका मेन प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करते हैं, तो अगर उनके प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है तो इनके मार्जिन इफेक्ट होते ही होते हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो ऐसे देखा जाए तो लगातार इनकी सेल्स बढ़ती गई है। 2014 से ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है जहाँ पे इनकी सेल्स डाउन हुई है, लगातार इनकी सेल्स बढ़ती ही गई है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 100, जहाँ पे मार्च 2014 में 155 करोड़ थे, अभी ट्रेलिंग 12 में लगभग 916 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ाया है, जहाँ 2014 में 15% था, अब ये 16% है, तो मोर और लेस कह सकते हैं हाँ सेम ही रहा है ये। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 105 करोड़ से बढ़ के 639 करोड़ हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट भी इनका 79 करोड़ से बढ़ के 479 करोड़ हो चुका है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड पे आउट करती है। अगर इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं लास्ट 10 ईयर का, जो कि 15% है, काफ़ी अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर का 21% है, इट्स गुड। एंड स्टॉक प्राइस सीजीआर लास्ट 10 ईयर का देखते हैं तो 23% का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 ईयर का देखते हैं तो 18%, जो कि बहुत अच्छा है। अगर लास्ट 5 ईयर का देखोगे भी तो वो 19% आता है, लास्ट 3 ईयर का 17% और लास्ट ईयर का 15%। तो कैसा कहा जा सकता है कि जो पैसा कंपनी लगाती है अपने बिजनेस में, उससे अच्छा रिटर्न ये जनरेट कर लेते हैं। इनकी बैलेंस शीट देखा जाए तो इनकी इक्विटी कैपिटल 11 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ हो गए, मतलब इनमें स्प्लिट आ चुका है। इनके रिजर्व 304 करोड़ से बढ़ के लगभग 3590 करोड़ के हैं, तो कह सकते हैं 11 टाइम्स का ग्रोथ आया है रिजर्व्स में। बोरोइंग्स इनकी उतनी मोर और लेस सेम ही रही हैं। एंड इनके फिक्स एसेट की संख्या काफ़ी अच्छे लेवल बढ़ी है, जहां इनकी 2014 में इनके पास 289 करोड़ के इनके पास फिक्स एसेट थे, अब वहीं इनके पास करंट में लगभग 2700 करोड़ के इनके पास फिक्स एसेट, जो कि बहुत अच्छा है। अगर हम इनके कैश फ्लो देखते हैं तो अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखा जाए, इसका मतलब होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कंपनी जो बिजनेस करती है उससे क्या पैसा जनरेट हो रहा है, और अगर ये पॉजिटिव रहता है तो हमारे लिए बहुत अच्छे सिग्नल की बात होती है। तो अगर देखा जाए तो जब से कंपनी 2014 से अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पर इनका ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निगेटिव हुआ, लगातार पॉजिटिव ही रहा है, जो कि अच्छी बात है। इस बार थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है, क्योंकि लास्ट एक ईयर में जब हमारी ओवरऑल निफ्टी ने ही कोई रिटर्न नहीं दिया है तो हम इनसे कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेट कैश फ्लो देखा जाए तो इस बार कम हुआ है, इनके डेप्टर डेज कम हुए हैं, इन्वेंट्री डेज थोड़े से बड़े हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल भी कम हुई है, जो कि अच्छी बात है। आरओसी थोड़ा सा कम हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं अगर हम ईयरली बेसिस पे तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी, अभी नहीं, प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग कम करी थी 2020 में, तो कभी अभी कह सकते हैं प्रमोटर के पास आज के तौर पे देखा जाए तो 54% होल्डिंग, जो कि अच्छी बात है। FIIs के पास 16.6% की होल्डिंग है, DIIs के पास 17.49% की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 0.03% की होल्डिंग है, एंड पब्लिक के पास लगभग 11.38% की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अभी भी कह सकते हैं कि हाँ मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ कंपनी में बहुत ज़्यादा, अभी मैंने 2-3 हमने रेड फ्लैग की बात कर ली है, जैसे कि इनकी अभी वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, कंपनी के प्रॉफिट्स कम हुए हैं, कंपनी का मार्जिन इफेक्ट हुआ है, और नेट कैश फ्लो जो कंपनी का है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। अगर अब अबाउट द कंपनी देखा जाए, अभी तक तो हमने इसके सिर्फ फंडामेंटल्स देखे कि हमने सिर्फ इसे क्वांटिटेटिव बेसिस पे जज किया है कि इसके नंबर्स क्या कहते हैं, नंबर्स के हिसाब से क्या कंपनी कर रहा है, कंपनी की क्या पोजीशन है। अब थोड़ा अबाउट कंपनी के बारे में देख लेते हैं, अब इससे हमें पता चलेगा कि हाँ कंपनी का रियल बिजनेस क्या है, रियल बिजनेस क्या कर रही है और क्यों उनके मार्जिन इतने अफेक्ट हुए हैं। तो अबाउट द कंपनी देखा जाए तो कंपनी का पूरा नाम है एस्टर पॉलीटेक्निक, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1996 में, with the aim to manufacture pro-India plumbing and drainage system in the country, and it has forayed in adhesive business over here. अगर इनके बिजनेस सेगमेंट देखा जाए तो प्लम्बिंग बिजनेस इनका 72% रेवेन्यू जनरेट होता है। द कंपनी ऑफर PVC, CVVC and lead-free PVC plumbing system and fitting include drainage system, agriculture system, fire sprinkler system, electrical conduit pipe, बाथवेयर्स, वाटर टैंक्स एक्सेट्रा। ये इंडिया के सबसे लीडिंग प्लेयर हैं इन द हाई मार्जिन CPVC पाइप एंड फिटिंग बिजनेस में। इंडिया के जो सबसे हाई मार्जिन जो बिजनेसेस में से एक है ये CPVC जो पाइप का सेगमेंट होता है, मेनली ये ऐसा पाइप होता है जो घर में प्लम्बिंग के लिए यूज होता है, उसके सेगमेंट के मार्केट लीडर में आते हैं। इनका जो सेगमेंट रेवेन्यू है ग्रो बाय 23% से ग्रो हुआ है, ड्रिवन बाय 47% ग्रोथ इन द सेल्स वॉल्यूम, पार्शियली ऑफसेट बाय द 16% एवरेज सेल्स रियलाइजेशन डिक्लाइन फॉलोड बाय अ डिक्लाइन इन रॉ मटेरियल प्राइस। और इससे जो इनका जो
सेगमेंट से रेवेन्यू जो 23% से ग्रो हुआ था, इसका मेन 2 रीज़न है। पहले तो इन्होंने सेल्स बढ़ाई, उसके बावजूद इनके जो पहले था कि रॉ मटेरियल का प्राइस भी सस्ता हो गया था। अगर हम इनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखें तो इनके सेल्स वॉल्यूम देखा जाए तो 1,59,398 मेट्रिक टन, ओके, इन 9 months of FY 2025 to 2,19,590 मेट्रिक टन FY 24 में। ये पेंट एंड एडेसिव्स इनका अराउंड 28% जनरेट होता है। मतलब इसमें मेरे 2 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है प्लम्बिंग का, जिससे इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि अराउंड 72% के आसपास है। रिमेनिंग जो 28% है वो इनका पेंट और एडेसिव बिजनेस से जनरेट होता है। कंपनी ऑफर एडेसिव, सीलेंट्स, स्पेशलाइज्ड वॉल्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट। इट ऑफर अ रेंज ऑफ पेंट इंक्लूडिंग इंटीरियर एमल्सन, एक्सटीरियर एमल्सन, प्राइमर, पुट्टी बैग्स, वॉल पुट्टी, स्टेनर। ये सारे पेंट्स के टाइप हैं जो कि आप जानते ही होंगे। अंडर द एस्ट्रल पेंट, और इनका जो पेंट बिजनेस है, ये पेंट में जो इनका नाम है वो इनका एस्ट्रल पेंट के नाम से अपना सारा प्रोडक्ट बेचते हैं पेंट सेगमेंट का। द सेगमेंट रेवेन्यू इंक्रीज बाय, और ये जो सेगमेंट इनका काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इनका जो रेवेन्यू है इसमें अराउंड 46% से बड़ा है FY 2022 से FY 2024 के बीच में, ड्रिवन बाय कंसिस्टेंट डिमांड एंड कैपेसिटी एडिशन। और लगातार इनकी इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी डिमांड है और कैपेसिटी अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये पेंट और प्रोड्यूस कर पाएँ। जियोग्राफिकल स्प्लिट देखा जाए तो मेजॉरिटी जो कंपनी है ये डोमेस्टिकली फोकस है। मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इनका इंडिया से ही जनरेट होता है। अराउंड 92% इनका रेवेन्यू FY 24 में इंडिया से जनरेट हुआ था और 8% जो इनका बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। कंपनी की अगर देखा जाए तो 31 कंट्री से ज़्यादा हम अपना प्रोडक्ट, ये जो इनका जो सामान है ये भेजते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखा जाए तो बहुत अच्छे लेवल का इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अराउंड मोर देन 2,30,000 डीलर्स से ये कनेक्ट हैं उसके बाद अराउंड 3,300 डिस्ट्रीब्यूशन से साथ कनेक्ट हैं एंड 42 डिपोर्ट्स हैं इनके अक्रॉस इंडिया। एंड कंपनी इंट्रोड्यूस इस एस्ट्रल पेंट्स पोर्टफोलियो इन गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र विद प्लान्स टू एक्सटेंड इट्स रीच इन राजस्थान। अभी तक पेंट जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है वो गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट में ही अभी तक इनके पेंट्स आए हैं। इसलिए शायद मैं यूपी का हूँ, इसलिए अभी मैंने इनके पेंट्स नहीं देखे हैं। इतना यूपी में भी इनके पेंट्स नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन शायद आप जो गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र से होगे तो उनको पता होगा कि एस्ट्रल पेंट्स कैसा है, क्योंकि इनके पास रीच वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। लेकिन जल्दी जल्दी ये अब राजस्थान में भी आने वाले हैं। कंपनी लगातार अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती जा रही है। कंपनी इंटेंड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो PVC एंड स्टार्ट इट्स ट्रायल प्रोडक्शन इन धोलका प्लांट इन गुजरात। इन्होंने अपना एक नया पाइप का सेगमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जीरो PVC नाम से, जो कि अपने गुजरात में जो इनका प्लांट है धोलका में इनका जो प्लांट है वहाँ पे ये बनाना शुरू कर चुके हैं। एडिशनली कंपनी प्लान टू इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ PTMT प्लास्टिक टैप्स एंड फीचरिंग 150 SKU इन Q3 FY 25। कंपनी नया प्लास्टिक टैप भी इंट्रोड्यूस कर रही है और इनके पास लगभग ये और 150 ज़्यादा मोर स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट्स क्या होता है, जहाँ पे कंपनी अपना सामान रखती है कि जैसे अगर कोई ऑर्डर आता है तो तुरंत अपना ये सामान भेज दें। अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। कंपनी के पास अगर देखा जाए तो आज की डेट में 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ कहाँ पे इंडिया में है, UK में है और USA में है, विथ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जिससे यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये पाइप्स बनाते हैं, वाटर टैंक्स बनाते हैं एंड बाथवेयर्स बनाते हैं। इनके ये नंबर्स आप पढ़ सकते हो, 3,70,754 MTPA मेट्रिक टन पर एनम है, इसका मतलब होता है। एडेसिव एंड सीलेंट्स में अराउंड 1,42,000 मेट्रिक टन पर एनम है। पेंट्स में लगभग 36,000 मेट्रिक टन पर एनम ये अभी तक इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। प्लम्बिंग सेगमेंट ऑपरेट एट यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ 66%, ओके। और जिनकी जो टोटल अभी भी जिनके पास ये जितना जो सामान ये बनाते हैं अभी भी अपनी कैपेसिटी का 100% यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो प्लम्बिंग सेगमेंट का जितना ये सामान बना सकते हैं उसका अभी सिर्फ 66% अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब रिमेनिंग 34% कैपेसिटी अभी है आज की डेट में। अब जो कंपनी अपनी ये प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ाते जा रहे हैं तो ये और बढ़ जाएगा। हम एक्सपेंशन प्लान्स देखते हैं तो कंपनी सेटिंग अप 2 new manufacturing plants, one in Hyderabad with a capacity of around 70,000 metric ton per annum and another in Kanpur with a 60,000 metric ton per annum to produce pipes and water tanks. The operation will be rolled out in 2 phases with both facilities expected to operational by FY 2026. ये जो 2 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, एक जो हैदराबाद में बना रहे हैं, दूसरी जो कानपुर में बना रहे हैं, ये दोनों ही ऑपरेशनल हो जाएंगी FY 2026 के एंड तक।
एंड फेज 1 ऑफ द हैदराबाद प्लांट हैड बिगिन कमर्शियल प्रोडक्शन। और जो हैदराबाद का जो प्लांट है उसका तो प्रोडक्शन भी वहाँ से प्रोडक्शन भी अब तक स्टार्ट हो चुका है सितंबर 2024 से। एंड कंपनी प्लान टू इन्वेस्ट अराउंड 300 to 350 करोड़ एनुअली इन कैपेक्स फॉर FY25 एंड FY26 टू बी फंडेड थ्रू आउट इंटरनल एक्रूअल। और कंपनी लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है अपने इस ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए। और ये पूरा पैसा है कंपनी अपने पास से ही फंड करेगी, किसी तरह का लोन नहीं लेने वाली कंपनी। ब्रांड प्रमोशन इनिशिएटिव कंपनी लेने लगी। कंपनी फोकस ऑन ब्रांड बिल्डिंग थ्रू आउट वेरियस चैनल्स। अब कंपनी अपना ब्रांड वैल्यू बनाने में ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि कंपनी जानती है कि अगर आपको पेंट सेगमेंट में, एडेसिव सेगमेंट में टिकना है तो आप ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एशियन पेंट्स है, उनके बहुत हाई वैल्यू, बहुत हाई ब्रांड है, उनके पास ब्रांडिंग है। आप एशियन पेंट के नाम से आप पेंट जाके खरीद लेते हो। इसी तरह आप ये करना चाहते हैं कि इनके जितना अच्छा इनके पास ब्रांड होगा, जितना अच्छा इनका ब्रांड का नाम होगा, जितना लोग जानेंगे तो उतनी ज़्यादा इनकी सेल्स बढ़ेंगी। क्योंकि कंपनी जानती है कि ब्रांड की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ब्रांड होने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अगर आपके पास एक ब्रांड है ना, तो आप जो सेम प्रोडक्ट है, मानिए एक कंपनी ए है और कंपनी बी है, दोनों के पास सेम प्रोडक्ट है, लेकिन अगर कंपनी ए के पास ब्रांड है तो उसी सेम प्रोडक्ट को ये अपना हायर प्राइस में बेच सकते हैं और बी कंपनी उसको उतने प्राइस में नहीं बेच पाएगी। तो इससे आपको जो प्राइस का पावर मिलता है ब्रांड होने से। एंड ये अपने ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं? नेशनल टीवी एड्स, इन फिल्म ब्रांडिंग, IPL स्पॉन्सरशिप, आउटडोर बैनर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। इन FY 2024 में देखा जाए तो इन्होंने अपने रेवेन्यू का 4% अराउंड खर्चा किया था ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन में, जो कि FY 2022 में ये 3% था। कंपनी टारगेट ऑन वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ अराउंड 10 to 15% इन FY 2025। और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये दो नई कैपेसिटी, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो ये बना रहे हैं, इससे इनकी जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम ग्रोथ होगी इनकी, वो लगभग 10 से 15% होगी, जो कि बहुत अच्छा है। तो ये इससे काफ़ी कुछ पता चला। यहाँ पे हमने पूरा कंपनी के बारे में A to Z तक पूरा जान लिया है, कंपनी क्या करती है। तो ये था हमने कि यहाँ पे हमने कंपनी के बारे में पूरा सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स देखी। हमने कंपनी को पहले क्वांटिटेटिव बेसिस पे जज किया कि उसके नंबर्स क्या कहते हैं, उसके बाद हम उसके अबाउट सेक्शन में गए। उसके बाद हमने कंपनी को देखा कि हाँ, कंपनी इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है, 31 कंट्री से ज़्यादा में अपना सामान एक्सपोर्ट करती है। मेजॉरिटी डोमेस्टिकली फोकस है, मतलब ज़्यादातर सामान ये इंडिया में ही बेचते हैं, तो इनको ज़्यादा बाहर से उतना इफेक्ट भी नहीं पड़ता। मेनली इनका फोकस है ये अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, नए प्लांट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर में से एक आते हैं, नए सेगमेंट में जा रहे हैं, पाइपिंग सेगमेंट को छोड़कर भी पेंट सेगमेंट में भी जाने लगे हैं, एडेसिव सेगमेंट्स में भी जाने लगे हैं। प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव अपने बिजनेस के बारे में, जो कि ये सारे पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। लेकिन अभी कंपनी में नेगेटिव पॉइंट्स ये रहे कि कंपनी की वैल्यूएशन अभी भी हाई है, कंपनी के थोड़ा सा भी रेवेन्यू डाउन हुआ है, सेल्स डाउन हुई है, नंबर्स थोड़े से ख़राब हुए हैं कंपनी के। उसके लिए अभी हमको इसके कॉल और एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा। तो अभी मेरे साथ आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हाँ, जितना मुझे पता है कि जो नंबर्स अभी इनके डाउन हुए हैं, जो ओवरऑल मैं स्टडी करता रहता हूँ, उसके हिसाब से मुझे पता है कि हाँ, जो अभी जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो सिनेरियो चल रहा है, उसकी वजह से नंबर्स अफेक्ट हुए हैं। जो टैरिफ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आने लगी है, वो अफेक्ट हुए हैं। क्योंकि ये सारे जो इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द सामान है वो बाहर से आता है, तो जो अगर बाहर रॉ मटेरियल को बहुत ज़्यादा लगता है, तो अगर रॉ मटेरियल प्राइस इफेक्ट होगी तो इनका प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी भी सब कुछ हटा के हम ओवरऑल देखें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी में बिजनेस लेवल पे कोई कमी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रही है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अभी हमको इसमें और स्टडी की ज़रूरत है। किसी तरह की बाइंग सेल अभी नहीं करना है इसमें। लेकिन अभी मैं पर्सनली इसमें कोई इन्वेस्टमेंट मेरी नहीं है, तो इस वीडियो को केवल एजुकेशनल पर्पज़ से ही लीजिएगा। मेरा आपको ना बाइंग सेल रिकमेंडेशन देने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने स्टडी के बेसिस पे ही करिएगा, किसी और के बेसिस पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी वैल्यूएबल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा आपका कोई दोस्त है, यार है, जिसको ये वीडियो भेजनी चाहिए, तो आप उसको मेरी ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। वीडियो में कोई कमी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।